इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े सभी छात्र छात्राओं का मनोज पांडे सर द्वारा हार्दिक स्वागत किया जाता है। देखिए, हम लोग आपका चल रहे थे, एविडेंस एक्ट पढ़ाया जा रहा था और एविडेंस एक्ट ऐसा कानून है जिसमें शब्द काफ़ी कठिन है। शब्द ही कठिन नहीं है बल्कि इसको समझना भी थोड़ा कठिन है। प्रोसीजरल लॉ में सबसे कठिन आपका एविडेंस एक्ट की भाषा या लैंग्वेज माना जाता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इस लैंग्वेज को गंवारू भाषा में अर्थात एकदम इजी या सुकर या आसान भाषा में बताया जाए, ताकि जो लड़का कभी भी एविडेंस न पढ़ा हो उसके भी दिमाग में मेरी बातें समाहित हो। आइए देखा जाए, सेक्शन 3 हम चल रहे थे और 2 इंटरप्रिटेशन पढ़ा चुके थे। आपका सेक्शन 3 में एक फैक्ट की इंटरप्रिटेशन पढ़ाए थे और दूसरा कोर्ट की। अब तीसरा जो हम इंटरप्रिटेशन पढ़ाने जा रहे हैं वह है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य, यानी कि तीसरा हम लोग देखेंगे आपका फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। विवादक तथ्य हम देखेंगे और विवादक तथ्य को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। इसे तनकीह कहा जाता है। तनकीह, उर्दू में इसे तनकीह कहा जाता है और आपका कह सकते हैं कि इंग्लिश में फैक्ट इन इशू कहा जाता है। आइए पहले बेयर एक्ट की भाषा न देखकर एकाएक बातों पर गौर किया जाए, आपका छोटी छोटी बातों पर, और इसको अच्छे से आप तैयार रखेंगे। किस राज्य में किस प्रकार का क्वेश्चन फैक्ट इन इशू पर बना है ये भी हमें जानना है। विवादक तथ्य का मतलब ये हुआ कि जिस तथ्य पर मतभेद हो या विवाद हो, यानी कि विवादक तथ्य जानने से पहले आपको फैक्ट को जानना पड़ेगा, तथ्य को, और तब आप विवादक तथ्य जान सकते हैं। तथ्य को हमने पिछले लेक्चर में बताया था। फैक्ट को 2 प्रकार में बांटा था, एक फिजिकल और दूसरा मेंटल। यानी कि जितनी भी चीज़ें जो मानसिक दशा हो या जो दिखाई दे सुनाई दे, सबको एविडेंस एक्ट फैक्ट मानता है। अब ये जो बातें हैं या तथ्य हैं, वास्तविकता हैं, अगर इन वास्तविकताओं पर पार्टी या पक्षकारों के बीच मतभेद हो, डिस्प्यूट हो, तो तब हम उसे विवादक तथ्य कहते हैं। यानी कि जिन तथ्यों पर पक्षकारों के मध्य विवाद हो, डिस्प्यूट हो, मतभेद हो या पक्षकार विपरीत मत रखते हों, उसी को एक लाइन में हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। जहाँ तक फैक्ट इन इशू की बात है, फैक्ट इन इशू, आपका फैक्ट इन इशू के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। यानी कि किसी भी तथ्य को विवादक तथ्य तब कहा जाएगा जबकि 2 शर्तें पूरी हो। उन 2 शर्तों को अच्छे से याद रखना हो। माने पहला शर्त ये है कि ऐसा तथ्य जिस पर पक्षकारों में मतभेद हो, और दूसरा हम ये देखेंगे कि मतभेद इतना महत्वपूर्ण है,
इस फैक्ट को लेकर कि इसी मतभेद के आधार पर पक्षकारों के राइट यानी कि अधिकार या पक्षकारों की ड्यूटी यानी कि कर्तव्य या पक्षकारों की लायबिलिटी या उत्तरदायित्व अवश्यमेव यानी कि सर्टेन रूप से निश्चित रूप से निर्भर करता है। फिर एक बार हम बता दें, विवादक तथ्य के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। कौन कौन? एक तो पक्षकारों के बीच उस तथ्य को लेकर मतभेद हो और मतभेद सामान्य न हो, इतना गंभीर हो कि अगर उस मतभेद का न्यायालय निर्धारण कर देता है तो उसी आधार पर पक्षकारों का क्या अवधारित हो जाएगा? राइट, ड्यूटी या लायबिलिटी। जहां तक विवादक तथ्य की बात है, अब इसका निर्धारण कैसे किया जाता है ये भी अच्छे से जानना है। फैक्ट इन इशू का निर्धारण आपका सब्सटेंसिव लॉ और जो प्लीडिंग संबंधी लॉ है यानी कि विवादक तथ्य का निर्धारण मौलिक विधि और अभिवचन संबंधी विधि का सहारा लेकर किया जाता है। यानी कि सब्सटेंसिव लॉ और जो प्लीडिंग से रिलेटेड लॉ हैं उनको दोनों के आधार पर फैक्ट इन इशू निकाला जाता है। तो अब ऐसी दशा में सिविल मामलों में कैसे निकाला जाता है कि किन मुद्दों पर विवाद है, क्रिमिनल में कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले एक हम सिविल का उदाहरण देंगे और एक क्रिमिनल का देंगे और फैक्ट इन इशू को निकाला जाएगा। देखिए ध्यान से, जहां तक सिविल मामलों की बात है, सिविल मामलों में आपको दो तीन बातें याद रखना पड़ेगा। एक सीपीसी का आदेश 6 पढ़ना पड़ेगा और दूसरा आपको सीपीसी का आदेश 6 पढ़ना पड़ेगा और दूसरा आपको सीपीसी का आदेश आपका 14 यानी कि आदेश 14 का रूल 1 to 7 तक पढ़ना पड़ेगा। फिर एक बार रोमन अंक में ये सब लिखा जाता है, ये भी बता दिया जाए। यानी कि सीपीसी का, आइए हम देखते हैं सर्वप्रथम सीपीसी का आपका आर्डर 6 देखते हैं। देखिए सीपीसी के आदेश 6 में प्लीडिंग के बारे में प्रावधान किया गया है और प्लीडिंग को डिफाइन किया गया है। अभिवचन होता क्या है? आदेश 6 के रूल 1 में प्लीडिंग का मतलब होता है वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र यानी कि प्लेंट या रिटेन स्टेटमेंट। यानी कि वाद पत्र वादी दायर करता है वो भी प्लीडिंग है, वादी की प्लीडिंग है। और आपका रिटेन स्टेटमेंट या लिखित कथन या प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी या डिफेंडेंट दायर करता है वह डिफेंडेंट की प्लीडिंग है। ये प्लीडिंग का मतलब बताया गया। जहाँ तक प्लीडिंग के सब्सटेंसिव प्रिंसिपल की बात है, सारभूत सिद्धांत की बात है, प्लीडिंग के या अभिवचन के सारभूत सिद्धांतों का उल्लेख सीपीसी के आर्डर 6 के रूल 2 में दिया गया है। ये यूपीजे में आ चुका है, गलत न हो। सीपीसी में अभिवचन के सिद्धांत कहाँ समाहित हैं? तो आपका जवाब रहेगा आर्डर 6 के रूल 2 में। आर्डर 6 का रूल 2 ये बताता है, प्लीडिंग के 4 नियमों को बताता है, लेकिन हमें यहाँ चारों नियमों को नहीं जानना है।
बल्कि एक पॉइंट जानना है, और वह पॉइंट ये जानना है कि अभिवचन या प्लीडिंग में उन तथ्यों का उल्लेख किया जाता है जिनको प्रूफ करना है, जिनको साबित करना है, और जिन तथ्यों को न्यायालय में साबित किया जाता है उसे फैक्ट इन इशू कहते हैं, विवादक तथ्य कहते हैं, और इनका प्लीडिंग में उल्लेख करना अनिवार्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि विवादक तथ्यों का उल्लेख प्लीडिंग में करना अनिवार्य है। अतः इन्हें अब उत्तराखंड जे का हम क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड जे में बना कि विवादक तथ्य को क्या कहते हैं, तो फैक्टा प्रोबेंडा। फिर एक बार याद रखिए, ये उत्तराखंड में जे में क्वेश्चन बना कि किस तथ्य को साबित किया जाता है, तो फैक्ट इन इशू को। फिर क्वेश्चन बना कि फैक्ट इन इशू को कहा क्या जाता है, और आपका जवाब रहेगा फैक्टा प्रोबेंडा। याद रखिएगा, फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है। इन्हें अभिवचन में लिखा जाता है। अब तुरंत आपको यही एक लाइन कॉन्सेप्ट बनाना है कि जो ये रेलेवेंट फैक्ट हैं, जो सुसंगत तथ्य हैं, जो उचित या ठीक बातें हैं, तो उनका क्या, वे क्या करेंगी। तो जो एविडेंस के सेक्शन 6 से लेकर 55 तक में जो हम रेलेवेंट फैक्ट पढ़ेंगे, उनका प्लीडिंग में, अभिवचन में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। यानी कि तो उन्हें कहा क्या जाता है लीगल भाषा में, फैक्टा प्रोवेंसिया। फैक्टा प्रोवेंसिया कहा जाता है। ये आपका उत्तराखंड में क्वेश्चन बना है। अब सीपीसी में आपका फैक्ट इन इशू कैसे निकाला जाता है, इसका एक सिविल मामलों में उदाहरण देखिए। जहां तक सीपीसी की बात है, सीपीसी के आदेश 7, आदेश 14 के रूल 127 में फैक्ट इन इशू कैसे निकाला जाता है, इनका उल्लेख किया गया है। तो आइए एक उदाहरण 1 मिनट हम बताते हैं। मान लीजिए ए प्लेंटिफ या वादी हैं और बी डिफेंडेंट या प्रतिवादी हैं। ए वाद पत्र दायर करता है, प्लेंट दायर करता है। आपका क्रम से लिखता है, पहले पैराग्राफ में, दूसरे में कुछ बातें, तीसरे में और चौथे में। अब इसका जवाब देना है बी को, चारों पॉइंटों को बी को जवाब देना है। जवाब दिलवाया जाए ए की बातों का, कौन जवाब देगा, बी। तो जवाब दिलवाइए। बी ने कहा कि ए का जो पहला पैराग्राफ में ए ने बातें बताई हैं, वह हमें एक्सेप्ट मैं करता हूँ, वह क्या करता हूँ, स्वीकार। तो जब एक पक्षकार डिमांड किया और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये किसी भी हाल में फैक्ट इन इशू नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आपका ए ने डिमांड किया है और बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो पक्षकारों के बीच पहले पॉइंट को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, अतः ये विवादक तथ्य नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, ए ने दूसरे पैराग्राफ में बातें बताई हैं और बी इससे इनकार कर दिया है। तो हम पहले ही बताए, एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा पक्षकार डिनाई करे, तो वहीं क्या उत्पन्न हो जाता है, फैक्ट इन इशू। यानी कि ये जो दूसरा पॉइंट है, ये विवादक तथ्य माना जाएगा। और विवादक तथ्य नंबर कौन हो गया, 1।
तीसरी बात देखिए, तीसरी बात के बारे में बी ने इनकार कर दिया है, डिनाई कर दिया है कि ए की तीसरे पैराग्राफ में कही गई बातें हम स्वीकार नहीं करते, तो ये भी क्या माना जाएगा, विवादक तथ्य। और चौथी बात के बारे में साइलेंट हो जाता है बी, मौन हो जाता है, यानी कि उसके बारे में कुछ बताता ही नहीं कि मैं स्वीकार कर रहा हूं या इनकार। तो याद रखिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, यदि सिविल मामले में प्रतिवादी वादी की किसी बात पर मौन रह जाता है तो ये इम्प्लाइड रूप से, विवक्षित रूप से या प्रतिवादी के कंडक्ट के आधार पर, आचरण के आधार पर ये मान लिया जाता है कि प्रतिवादी ने वादी की उस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। यानी कि चौथी बात भी क्या मानी जाएगी कि प्रतिवादी ने वादी की चौथी बात को स्वीकार कर लिया है। अब फैक्ट इन इशू आपका कितने बने, केवल दो। कौन कौन, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर कौन सा, 3। यानी कि सिविल मामलों में हमने अभी देखिए सामान्य बातें चल रही हैं, बेयर एक्ट सामान्य बातों के बाद हम बताएंगे ये फैक्ट इन इशू कैसे निकाला जाता है सिविल मामलों में, ये बताया गया। यही बात अगर आपका चूंकि एविडेंस सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू होता है, अतः आपका क्रिमिनल मामलों में विवादक तथ्य क्या होता है, तो जो अभियुक्त पर या एक्यूज्ड पर जो आरोप लगता है, जो चार्ज लगता है, न्यायालय जो इल्जाम लगाता है अभियुक्त पर या अभियुक्त के ऊपर न्यायालय जो दोषारोपण करता है, उसी को क्रिमिनल मामलों में फैक्ट इन इशू कहा जाता है। ये पूछा जा चुका है, याद रखिए। तो आरोप यानी कि क्रिमिनल मामलों में जो ये चार्ज या आरोप होता है वहीं फैक्ट इन इशू होता है। तो एक चार्ज लगवाया जाए और तब आपका आगे बढ़ा जाए। आरोप के बारे में सीआरपीसी में थोड़ा जाना पड़ेगा। सीआरपीसी के सेक्शन 2B में चार्ज या आरोप को डिफाइन किया गया है। आरोप के बारे में विस्तृत प्रावधान आपका सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी के सेक्शन 211 से लेकर 224 तक दिया गया है, ये भी याद रखना है। आरोप के निर्माण से ही, आरोप के फ्रेम होने से ही आपका ट्रायल शुरू होता है, विचारण प्रारंभ होता है। यहाँ कई जगह इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है सीआरपीसी में कि इंक्वायरी और ट्रायल में आप कैसे अंतर करेंगे, यानी कि जांच और विचारण में आप डिफरेंस कैसे करेंगे। तो भाई इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखिए। आप बस एक लाइन में बताएंगे कि आरोप के निर्माण यानी कि चार्ज फ्रेम जो हुआ है, आरोप के निर्माण के पूर्व की सभी का न्यायिक कार्यवाहियां इंक्वायरी कहलाएंगी और आरोप के निर्माण से और उसके बाद जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी उसे ट्रायल कहा जाएगा। तो आरोप का जो निर्माण होता है वह कोर्ट द्वारा किया जाता है। कुछ विचारणों में यह व्यापक रूप से किया जाता है, रिटेन में किया जाता है, और कुछ विचारणों में केवल सारांश या मुख्य बातें बताना ही पर्याप्त होता है। तो हम बता दें एक लाइन, कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल में और मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण में आरोप का
लिखित में होना अनिवार्य है, रिटेन में, जबकि समन मामलों के ट्रायल और समरी ट्रायल यानी कि संक्षिप्त विचारण में आरोप का केवल क्या बताया जाता है, सारांश। अब आरोप लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है और कैसे क्या किया जाता है, एक उदाहरण इस पर समझिए, तब हम फैक्ट इन इशू क्रिमिनल मामलों में निर्धारित करते हैं। लेकिन एक लाइन याद रखिए, क्रिमिनल मामलों में जो अभियुक्त पर चार्ज होता है, आरोप न्यायालय लगाता है, उसी को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। तो मान लीजिए ए एक अभियुक्त है, ए एक अभियुक्त है, इधर अभियोजन या प्रोसिक्यूशन है, इधर अभियोजन हो गया और इधर आपका अभियुक्त हो गया। तो न्यायालय ने अभियुक्त पर चार्ज लगाया और चार्ज में देखिए पहला पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा और चौथा। ऐसी दशा में आपका देखिए क्या क्या होता है। मान लीजिए न्यायालय ने पहला आरोप लगाया और अभियुक्त उस आरोप को स्वीकार कर ले रहा है कि ये जो इल्जाम हम पर न्यायालय ने लगाया है सही है, तो ये फैक्ट इन इशू अब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक पक्षकार ने डिमांड किया और दूसरे ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट। दूसरा न्यायालय ने बातें कही हैं दूसरे पैराग्राफ में, अभियुक्त उससे इनकार कर रहा है, तीसरे में भी इनकार कर रहा है और चौथे पॉइंट पर अभियुक्त या एक्यूज्ड क्या रह गया है, मौन। यहीं एक लाइन अंतर देखना है। ये दूसरे पॉइंट को चूंकि अभियुक्त ने डिनाई कर दिया है, तीसरे पॉइंट को भी क्या कर दिया है, डिनाई, तो शुद्ध रूप से ये दोनों फैक्ट इन इशू माने जाएंगे। मुख्य रूप से अब हमें चौथे पॉइंट पर आना है कि न्यायालय ने आरोप लगाया, पढ़कर अभियुक्त को सुनाया, समझाया और पूछा कि क्या तुम इन आरोपों को स्वीकार करते हो, और एक्यूज्ड मौन रह गया, साइलेंट रह गया, कुछ बोला ही नहीं। तो अगर आपराधिक मामलों में अभियुक्त मौन रह गया है तो ऐसी दशा में इसे डिनाई माना जाएगा, यानी कि क्या माना जाएगा, इनकार। अब यही आपका सिविल और क्रिमिनल मामला जोड़कर पढ़ना है अच्छे से। सिविल मामलों में यदि प्रतिवादी या डिफेंडेंट वादी की किसी बात पर मौन रह गया है तो ये माना जाएगा कि प्रतिवादी ने वादी की उस बात को इम्प्लाइड रूप से, विवक्षित रूप से एक्सेप्ट किया। लेकिन क्रिमिनल मामलों में यदि अभियुक्त आरोप के बारे में साइलेंट रह गया, चुप रह गया, तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि अभियुक्त ने उस आरोप को स्वीकार करने से डिनाई कर दिया है, इनकार कर दिया है, और ये भी क्या माना जाएगा, फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य माना जाएगा। इस प्रकार हमने क्रिमिनल मामलों में कैसे फैक्ट इन इशू निकाला जाता है आपको ये बताया। अब आइए फैक्ट इन इशू से संबंधित अभी कुछ सामान्य बातें हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। अभी आपका परिभाषा शुरू नहीं हुई, अभी सामान्य बातें चल रही हैं। देखिए, फैक्ट इन इशू किसी मामले के क्रोड या धुरी होते हैं, ये भी याद रखना है। जो विवादक तथ्य होते हैं वह किसी मामले के क्रोड या धुरी होते हैं, अर्थात इसी पर पूरा मामला टिका रहता है।
विवादक तथ्य को ही प्रूफ या डिसप्रूफ किया जाता है, यानी कि विवादक तथ्य को ही या ना साबित किया जाता है, और विवादक तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए जिसका सहारा लिया जाता है उसे रेलेवेंट फैक्ट कहा जाता है, यानी कि उसे सुसंगत तथ्य कहा जाता है, जिसका वर्णन सेक्शन 6 से लेकर 55 तक में दिया गया है। फैक्ट इन इशू को प्रधान तथ्य कहते हैं, मेन फैक्ट कहते हैं, मेन फैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद आपका देखना है कि जो एविडेंस एक्ट का, यानी कि जो साक्ष्य विधि का आपका जो सब्सटेंसिव प्रिंसिपल है, सारवान सिद्धांत है, जिसको मैं बता चुका हूं और 2018 यूपी एपीओ के मेंस में भी आया था। साक्ष्य विधि का सारवान सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये है कि जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, उसको फैक्ट इन इशू तक सीमित रखा जाए, यानी कि उसे किस तक सीमित रखा जाए, विवादित तथ्य तक। हाँ, विवादक तथ्यों को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और एविडेंस के किस सेक्शन में? 5 में फैक्ट इन इशू का साक्ष्य दे सकते हैं। अब आइए, विवादक तथ्य को ही न्यायालय में साबित किया जाता है, विवादक तथ्य पर ही निर्णय दिए जाते हैं। विवादक तथ्य किसी मामले का बेस होते हैं, आधारशिला होते हैं, और यही न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। इसके अभाव में न तो मामले की सुनवाई की आवश्यकता है, न ही साक्ष्य की आवश्यकता है। विवादक तथ्य 3 प्रकार के होते हैं, और हल्का सा तीनों बता दिया जाए तब विवादक तथ्य की परिभाषा बताया जाए। देखिए, जो फैक्ट इन इशू होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक, तथ्य के विवादक, यानी कि तथ्य के विवादक, यानी कि फैक्ट के विवादक। दूसरा, लॉ के विवादक, यानी कि विधि के विवादक। और तीसरा आपका तथ्य एवं विधि के विवादक, तथ्य एवं विधि के विवादक। फिर एक बार याद रखिए, देखिए आपका एक विधि का विवादक होता है लॉ का, एक तथ्य का, और दूसरा तथ्य का, और तीसरा फैक्ट एंड लॉ मिक्स, यानी कि दोनों का मिक्सअप होता है। यहाँ क्वेश्चन आपका प्री में भी बन रहा है और आपका इंटरव्यू में भी। आपका क्वेश्चन ये बनता है, झारखंड ने बनाया कि जो आपका ये पूछा गया था कि जो टाइम होता है, लिमिटेशन होता है, वह किसका प्रश्न माना जाएगा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ? तो जो टाइम होता है वह क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा, लिमिटेशन में लॉ, विधि का विवादक। फिर आपका क्वेश्चन बना था कि संविदा पालन के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए जो समय है वह तथ्य का प्रश्न होगा कि विधि का, तो उसे आपका तथ्य का प्रश्न मारेंगे। फिर आपका पूछा जाता है, प्रोवोकेशन पर पूछा जाता है, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 300 का एक्सेप्शन नंबर 1 से पूछा जाता है कि प्रकोपन अचानक और गंभीर
था कि नहीं, ये किसका प्रश्न होगा, ये भी प्रश्न किसका होगा, फैक्ट का यानी कि तथ्य का। ये भी थोड़ा सतर्क रहना है, ये भी प्रश्न किसका होगा, तथ्य का होगा। अब विधि का कौन सा प्रश्न है, तो जो लिमिटेशन पीरियड होता है वह ला का क्वेश्चन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये क्षेत्राधिकार न्यायालयों का होता है या कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है, ये जो जुरिडिक्शन है ये भी आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, विधि का प्रश्न होता है। और सबसे पहले ये भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम सुनवाई किस पर की जाती है, आपका लॉ के प्रश्न पर कि विधि के, तो ये गलत न हो, सर्वप्रथम लॉ के यानी कि विधि के प्रश्न पर ही सुनवाई होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और इंटरव्यू में पूछा गया है, उसको बता दिया जाए कोरिलेट करके। और वह सीपीसी में पूछा गया है कि जो सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा है या प्रांग न्याय है, वह विधि के प्रश्न पर लागू होगा कि तथ्य के कि दोनों पर। तो सतर्क रहना है। सामान्यतः रेस जुडिकेटा लॉ के प्रश्न पर लागू नहीं होता, तो किस पर लागू होता है, तथ्य के प्रश्न पर और तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्न पर। आइए हम देखें, इस प्रकार हमने ये बताया आपका। फिर आगे बढ़ा जाए, सामान्य बातें हो गई, तो जो बेयर एक्ट की भाषा है अब उसको हमें देखना है। देखिए आपका, फिर एक बार आपको बताया जाए, ये जितनी बातें फैक्ट इन इशू के बारे में आपका बताई गई, सतर्क ये रहना है कि जो बेयर एक्ट की भाषा है वह टेक्निकल है और आपका कठिन लिखी गई है। जब भी मेंस में आपका आता है और केवल बेयर एक्ट लिखना हो तो आपको सलाह दी जाती है कि बेयर एक्ट की जो भाषा है उस भाषा को आप रट डालिए और कोई उपाय नहीं है। फैक्ट इन इशू को मैं तो समझा ही रहा हूँ, लेकिन आपका कर्तव्य है कि मेंस के लिए इसको रट डालिए। देखिए क्या कहा गया है बेयर एक्ट की भाषा और बेयर एक्ट को कैसे तोड़ा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए तोड़कर इसका ज्ञान नहीं रखते। तो बेयर एक्ट को हम तोड़ते हैं और अच्छे से जानिए कि बेयर एक्ट को कैसे तोड़कर पढ़ा जाता है। देखिए विवादक तथ्य की क्या परिभाषा दी गई है। विवादक तथ्य से अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत आता है, यानी कि फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। फिर एक बार याद रखिए, जहां भी बेयर एक्ट में मीन्स एंड इंक्लूड्स शब्द आए, इसका मतलब ही यही हुआ कि वह जो निर्वचन या परिभाषा है वह एग्जॉस्टिव है। ये इंटरव्यू में पूछा गया है। एग्जॉस्टिव का मतलब कि वह अपने आप में एब्सोल्यूट है, पूर्ण है, यानी कि बाहरी तत्वों की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो फैक्ट इन इशू की परिभाषा या इंटरप्रिटेशन दिया गया है वह एग्जॉस्टिव है, अपने आप में क्या है, पूर्ण। अगला शब्द देखिए, शब्दों का जाल है। कैसे आप शब्दों को तोड़ेंगे वहीं आपको समझना है। चूंकि कठिन परिभाषा है तो प्रयास ये करिए कि शब्दों के जाल को तोड़िए। यानी कि जिस प्रकार अभिमन्यु 6 द्वार तोड़ चुका था, 7वें में जाकर फंस गया था, लेकिन आपको 6 द्वार नहीं बल्कि 7वां द्वार भी तोड़कर कंपटीशन में आगे बढ़ना है। इतना जानिए कि 7वां द्वार भी क्या किया जाए, तोड़ा जाए। तो देखिए बेयर एक्ट क्या लिखता है, ऐसा कोई भी तथ्य
जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, यानी कि ऐसा कोई फैक्ट यानी कि तथ्य, चाहे वह तथ्य सिंगल यानी कि अकेले, सिंगल भी हो सकता है, या अन्य तथ्यों से संसर्ग का मतलब कोरिलेट होकर, कोरिलेट मतलब कि अन्य तथ्यों से जुड़कर कह सकते हैं, या अन्य तथ्यों से संसर्गी होकर, संसर्ग माने कनेक्ट होना, कनेक्ट माने क्या, संबंधित होकर, संबंधित कह सकते हैं, संबंधित होकर। अब ये जो फैक्ट हैं, चाहे अकेले हो या कई फैक्ट हो, क्या किया गया है, अब ये देखिए, किसी वाद या कार्यवाही, देखिए बैर कैसे तोड़ा जाता है, किसी वाद या कार्यवाही। अब सूट मतलब क्या हुआ और प्रोसीडिंग मतलब क्या हुआ, ये दोनों पहले समझ लेना है। सूट शब्द की जहां तक बात है, सिविल मामलों में वाद दायर किया जाता है। वाद शब्द की समुचित परिभाषा सीपीसी नहीं देती। सीपीसी के सेक्शन 26 में ये बताया गया है, केवल और केवल 26 में, कि प्रत्येक सूट प्लेंट दायर करके, यानी कि प्रत्येक वाद पत्र के माध्यम से दायर किया जाएगा। लेकिन आपका वाद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सूट फाइल करने का प्रोसीजर सीपीसी के आर्डर 4 में दिया गया है कि क्या प्रोसीजर होगा। सर्वप्रथम 1935 में हंसराज के केस में, यानी कि सर्वप्रथम आपका 1935 ईस्वी में हंसराज के केस में आपका प्रीवी काउंसिल ने सूट या वाद शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पाया, लेकिन परिभाषा दी। तो वाद मतलब कि केवल सिविल मामला है। अतः चूंकि हम बताए हैं कि ये जो एविडेंस एक्ट हैं और जो हम इंटरप्रिटेशन क्लाज पढ़ा रहे हैं, ये सिविल में भी अप्लाई होगा, क्रिमिनल में भी। और आप कहेंगे कि सूट तो केवल सिविल में है, अतः सूट के बाद एक शब्द और लिखा है और वह प्रोसीडिंग यानी कि कार्यवाही। कार्यवाही शब्द एक व्यापक अर्थ रखता है। इसमें एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पत्र, पिटीशन यानी कि याचिका, इसमें कंप्लेंट यानी कि परिवाद, एनसीआर, एफआईआर सभी कुछ कार्यवाही में समाहित हैं। यानी कि वाद शब्द से विस्तृत अर्थ कौन रखता है, कार्यवाही। और सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में कार्यवाही शब्द लागू होगा। अतः यह विवादक तथ्य की परिभाषा सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू होगी। आगे देखिए, अब कोई तथ्य है, चाहे एक तथ्य हो या कई तथ्य जुड़े हों, किसी वाद में यानी कि सिविल मामले में, या किसी कार्यवाही में यानी कि सिविल मामले या क्रिमिनल मामले में, तो क्या किया जा रहा है इस तथ्य को लेकर, अब ये देखना है। देखिए तथ्य को लेकर अब क्या किया जा रहा है। इस तथ्य को लेकर आपका एक पक्षकार प्राख्यात करता है, यानी कि एक पक्षकार प्राख्यात करता है, और या इस तथ्य को ही प्राख्यात या प्रत्याख्यान बता रहे हैं भाई। अभी इसको आपका कई लोग यही नहीं समझ पाते, प्राख्यात मतलब क्या हुआ
और प्रत्याख्यान मतलब क्या हुआ? प्रख्यात का मतलब ये हुआ आपका डिमांड करना, डिमांड करना या स्वीकार करना या मांग करना या एसर्ट करना। एसर्ट भी कहा जाता है, यानी कि एक या तो उसकी डिमांड की जाए, एसर्ट किया जाए, और दूसरा पक्षकार उसको क्या करे, या प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब कि डिनाई करना, डिनाई मतलब अस्वीकार करना या इनकार करना। इतनी परिभाषा का मतलब ये हुआ कि कोई बात है, कोई घटना है, कोई वास्तविकता है, या तो वह तथ्य अकेले हैं या अन्य तथ्यों से क्या हुआ है, जुड़ा है। और किसी मुकदमे में, यानी कि सिविल या क्रिमिनल मुकदमे में, एक पक्षकार उसका क्या करता है, डिमांड करता है, और दूसरा क्या करता है, डिनाई। और ये डिमांड और डिनाई इतना महत्वपूर्ण है कि इसी आधार पर पक्षकारों के क्या उत्पन्न होंगे, अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता। यानी कि ये जो प्रख्यात या एसर्ट हैं और डिनाई या इनकार या प्रत्याख्यान या अस्वीकार हैं, इसी आधार पर पक्षकारों के क्या उत्पन्न होते हैं। या तो क्या उत्पन्न हो सकता है, अधिकार, या क्या उत्पन्न हो सकता है, कर्तव्य, या क्या उत्पन्न हो सकता है, पक्षकार कर्तव्य या निर्योग्यता। निर्योग्यता, डिसेबिलिटी। देखिए आपका फिर एक बार आगे आइए। इसके बाद आपका बताया गया है कि अस्तित्व, अनस्तित्व, विस्तार। चार शब्द हम लिख दें तब समझाएं। एक शब्द है अस्तित्व, दूसरा अनस्तित्व, तीसरा प्रकृति, और चौथा विस्तार। विस्तार की उत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति अवश्यमेव होती हो। अवश्यमेव यानी कि काफी आपका दबाव दिया गया है। अवश्यमेव का मतलब हुआ कि हर हाल में होती हो। अब देखिए परिभाषा आपको कैसे पढ़ना है। देखिए आपका कोई तथ्य है, चाहे अकेले हो या अन्य तथ्यों से जुड़ा हो, किसी वाद या कार्यवाही में उसकी मांग की गई है या कि क्या किया गया है, इनकार। और ये मांग और इनकार इतना महत्वपूर्ण है, गंभीर है, सीरियस है कि इसी मांग या इनकार के फलस्वरूप आपका अधिकार का अस्तित्व है। अस्तित्व है मतलब कि अधिकार मौजूद है, ये अवश्य निर्धारित हो सकता है। अधिकार अस्तित्व में नहीं है, यानी कि अधिकार मौजूद नहीं है, ये निर्धारित हो सकता है। अधिकार का नेचर निर्धारित अवश्य होगा, या अधिकार का आपका विस्तार, एक्सटेंड, कहाँ तक वह अधिकार विस्तृत है, इसका निर्धारण या इसकी उत्पत्ति। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्या? अवश्यमेव का मतलब कि हर हाल में। अवश्यमेव याद रखिए, अवश्यमेव निसेसरी, यानी कि हर हाल में ये उत्पन्न होगा। दूसरा ये कोई तथ्य है, किसी वाद या कार्यवाही में उसकी डिमांड या क्या की गई है, डिनाई, और इस डिमांड या डिनाई से किसी कर्तव्य का अस्तित्व है, अस्तित्व नहीं है। कर्तव्य की प्रकृति या कर्तव्य के विस्तार की उत्पत्ति क्या होती है, अवश्य में। इसे भी हम फैक्ट इन इशू कहेंगे। फिर देखिए कोई तथ्य चाहे अकेले या अन्य तथ्यों से कोरिलेट हैं और किसी वाद या कार्यवाही में डिमांड या डिनाई किया गया है, और यह डिमांड और डिनाई इतना महत्वपूर्ण है कि इसी आधार पर किसी पक्षकार के निर्योग्यता यानी डिसेबिलिटी, अयोग्यता,
अस्तित्व में है, इसकी उत्पत्ति हो सकती है हर हाल में। अस्तित्व में नहीं है, इसकी उत्पत्ति हो सकती है। उस निर्योग्यता का नेचर क्या है, ये उत्पन्न हो सकता है। या उस निर्योग्यता या डिसेबिलिटी का विस्तार कहाँ तक है, इसकी उत्पत्ति होती ही नहीं है। शब्द दबाव है अवश्यमेव। अवश्यमेव मतलब क्या, हर हाल में, निश्चित तौर पे, सामान्यतः नहीं, निश्चित तौर पर होती है। इसी को हम क्या कहेंगे, फैक्ट इन इशू कहेंगे। इसके बाद एक्सप्लेशन है। आपका जो इस निर्वचन का एक्सप्लेशन है वह केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होता है। पूछ सकता है, फिर याद रखिए, इस इंटरप्रिटेशन का, इस निर्वचन का, या जो फैक्ट इन इशू दिया गया है, इसका जो ये आपका जो एक्सप्लेशन है ये केवल सिविल मामलों में लागू होता है। तो तुरंत आपको याद रखना है कि वे कौन से सेक्शन हैं जो केवल और केवल सिविल में लागू होते हैं। तो एक आपका मिला, आपका सिविल में लागू होते हैं। तो एक तो फैक्ट इन इशू का एक्सप्लेशन, इसके बाद सेक्शन रट कर जाइएगा। 23 सेक्शन है, 52 है, 55 है, 115 है, 116 है, 117 है। इन सेक्शनों की बातें केवल और केवल किस मैटर में अप्लाई होगी, सिविल मैटर में। ये रट कर जाइए। इस बार निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनता है। पिछली बार यूपीजे में 115 से क्वेश्चन बना भी था कि अपील किस में लागू होता है, आपका क्रिमिनल में कि सिविल में कि दोनों में। तो केवल और केवल सिविल में, क्रिमिनल में यह लागू नहीं होता। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए 1 मिनट, तब रेस्ट बीच में ब्रेक दिया जाए। जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का डिमांड या डिनाई, एसर्ट या डिनाई किया जाता है वह भी विवादक तथ्य माना जाएगा। यानी कि फैक्ट इन इशू निकाला गया और फैक्ट इन इशू पर आपका डिमांड या डिनाई किया जा रहा है और उससे जो निष्कर्ष निकल रहा है डिमांड डिनाई से, वो भी क्या माना जाएगा, फैक्ट इन इशू। इस प्रकार आपका फैक्ट इन इशू को इंटरप्रेट किया गया। काफ़ी कठिन प्रावधान था, फिर भी आसान भाषा में बताने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। 15 मिनट बाद आपका जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चलेगी। फिर सूचना दी जाए 15 मिनट बाद अभी जूरिस्प्रूडेंस की क्लास आपकी चलेगी।